गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखा था। ठीक, आज हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। नए बच्चे कितने हैं? आज पहली क्लास सीखी है, 4 लोग हैं। देखो, हम सबसे पहले हमने एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी में 7th नंबर का चैप्टर है, उसे स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। ठीक, जंतु ऊतक के बारे में हमने टिश्यू की डेफिनेशन देखी। देन हमने उसके टाइप देखे, 4 टाइप के थे। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक, इसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू के टाइप देखे। कितने टाइप के थे? कौन कौन से? सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो चुका है। कंपाउंड की बात करेंगे तो लास्ट में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला ऊतक की बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, संयुक्त उपकला ऊतक की बात करते हैं। संयुक्त उपकला, कंपाउंड मीन्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स। बहुत सारी ये कोशिकाएं हैं, ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कोशिकाओं की क्या होंगी? बहुत सारी लेयर्स होंगी। ठीक, या 2 और मोर लेयर्स हो सकती, 2 या उससे अधिक लेयर्स हो सकती है। उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 or more layer of the cells, 2 या उससे अधिक, 2 या उससे अधिक कोशिकाओं के स्तर होते हैं। लिमिटेड रोल इन secretion एंड absorption। एनसीईआरटी की लाइन है। यस सर। एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, स्त्रावण और अवशोषण में सीमित भूमिका होती है। समझते हैं? मैंने बताया था इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कोई भी सिक्रीशन नहीं करती। प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि मल्टीपल लेयर है। ठीक है तो क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। प्रोटेक्ट फ्रॉम, क्या बोल रहे हो? अवशोषण और स्त्रावण में सीमित भूमिका। अवशोषण और स्त्रावण में सीमित भूमिका होती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यह यांत्रिक और रासायनिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है। यांत्रिक और रासायनिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। एनसीईआरटी की लाइनिंग है सारी की सारी। H2H क्या होता है? कई बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है और कुछ चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास प्रोटेक्ट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल, तो नॉट प्रोटेक्ट लिख दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा नो प्रोटेक्ट, या ऐसा कुछ चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या ओनली यहाँ पास केमिकल हटा दिया जाएगा एंड मैकेनिकल हटा दिया जाएगा, ओनली मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ओनली मैकेनिकल स्ट्रेस सही होगा क्या स्टेटमेंट? नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे चेंज करके पूछ लिया जाता है। ठीक, कंपाउंड एपिथेलियम क्या बोला इन्हें? क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स। अब जब सेल्स की मल्टीपल लेयर है तो ये क्या होंगी? ठीक होंगी तो सुरक्षा प्रदान करेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। अब ठीक होंगी तो इनका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में ज्यादा रोल नहीं होता है। ठीक, अब कंपाउंड एपिथेलियम को यहां तक लिख लिया सभी ने। आगे चलते हैं।
कंपाउंड एपिथेलियम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? दो टाइप में। कौन कौन से? स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। संक्रमित या अंतर्वर्ती उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड दूसरी क्या बोलेंगी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, संयुक्त स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक, ठीक। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कंपाउंड एपिथेलियम है, दोनों सब कुछ सेम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती हैं ये कैसी होती है? स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबल मींस खींच सकते हैं, फैल सकती हैं, जबकि ये स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल होती है। ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम अंतर्वर्ती उपकला होता है, कैसी होती है? स्ट्रेचेबल होती है, ये खींच सकती है, ठीक। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हम समझते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करते हैं, ठीक। क्या है? मल्टीपल लेयर होंगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें ये मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स होंगी। तो सबसे पहले क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने समझाया था आधारी झिल्ली होती है, आधारी झिल्ली के ऊपर जो होती है एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होंगी, ठीक। इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है। कैसी होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है तो क्या होता है? ये स्ट्रेच हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन असेल्युलर है। असेल्युलर है तो ये जब स्ट्रेच होती है, फैलती है, तो क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर ही हो जाती है, इतनी थिन होती है। थिन होने का रीजन समझो। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या? मेनली यूरिन को स्टोरेज करना। तो यूरिन को स्टोरेज करना है तो यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में होता है कि नहीं? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है, तो वहां पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर बैलून लाइक समझ लो। बैलून में जितना हवा भरेंगे उतना फैलेगा कि नहीं? ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में जितना ज्यादा यूरिन आएगा उतना वो स्ट्रेच होगा। यदि स्ट्रेच नहीं होगा तो क्या होगा? उसके रैप्चर होने के, फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे पास क्या एपिथेलियम है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होगा कि ये स्ट्रेचेबल है। यदि स्ट्रेटिफाइड होती तो इसके रैप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? नए बच्चे जो आए तो समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? बहुत थिन होती है, इसलिए कैसा होता है? स्ट्रेचेबल होता है। यदि स्ट्रेचेबल नहीं होता तो क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता। इसमें लिख लो सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल दोनों में सेम ही रहती है। स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल में बेसमेंट मेम्ब्रेन बता रहा हूं ना, इसमें नेग्लिजिबल होती है, थिन होती है, ठीक। इसमें लिखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन आर वेरी थिन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर वेरी थिन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारी झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्या कहती है? आधारी झिल्ली। आधारी झिल्ली जो है कैसी होती है? बहुत पतली होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है? आधारी झिल्ली पतली होती है तो क्या होता है? खींचने के दौरान क्या हो जाएगी? जब स्ट्रेच हो जाएगी तो डिसअपीयर हो जाएगी। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचेबल basement membrane during stretching या stretchable basement membrane almost get disappear, परंतु खींचने के दौरान लाइट ऑफ कर दो ना।
खींचने के दौरान क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, अदृश्य हो जाती हैं। ठीक, अब जो होती है ये कितनी लेयर होती है, मल्टीपल लेयर होती हैं। तो मल्टीपल लेयर होती है तो कितनी मल्टीपल लेयर होती है, इसमें जनरली 4 to 6 लेयर्स होती हैं। ठीक, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जस्ट ऊपर होती हैं वो एपिथेलियम कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल इन शेप में होती है। क्यूबॉइडल इसलिए होती है क्योंकि कई बार डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे डिवीजन कर सके। ठीक, तो यहां पास कौन सी होंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। क्यूबॉइडल के बाद सबसे क्या हो जाएगी, इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। सिंपल लेयर से मिलके ही बनता है। इनर लेयर्स हो जाएंगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी कि नहीं। तो हमने इन लेयर्स को सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दूसरी क्या हो जाएंगी, बीच की जो होंगी इंटरमीडिएट लेयर हो जाएंगी। आउटर जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, आउटर लेयर। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी लेयर होंगी तो हम 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, इनर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर जो होती है जनरली क्यूबॉइडल इन शेप में होती है, ये पॉलीगोनल इन शेप में होती है, ये ओवल इन शेप में होती है। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है इनर आउटर लेयर का, इंपॉर्टेंस है किसमें, अपने स्ट्रैटिफाइड स्तरित उपकलाउतक में। क्या होगा, उसमें आउटर लेयर की सेल का शेप जिस टाइप का होगा उसी टाइप का एपिथेलियम होगा। मान लेते हैं हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, एग्जांपल के तौर पर स्तरित सेल की उपकला ऊतक की बात करते हैं। उसमें आउटर लेयर का सेल का शेप कैसा होगा, टाइल्स लाइक होगा कि नहीं। मैंने बताया कि आउटर लेयर की सेल का शेप जिस टाइप का होगा उसी टाइप का क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होगा। यदि आउटर लेयर सेल का शेप कैसा होगा, क्यूबॉइडल, तो कौन सी एपिथेलियम होगी, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्तरित घनाकार उपकला ऊतक। समझ में आ रहा है मतलब सभी लोगों को, आया कि नहीं। ठीक, यहाँ पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए मैं इसकी लेयर नहीं बता रहा हूं। इसके अपन बताते हैं प्रेजेंट कहां होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया था, क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हिंदी में क्या बोलेंगे, मूत्राशय। इसके अलावा कहां होती है, यूरेटर में भी होती है, मूत्र वाहिनियां, यूरेटर। मूत्र वाहिनियां में होती है। ठीक, लिख लिया है मतलब, हिंदी में समझ में आ रहा है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, आगे चले। यस सर। हिंदी वाले इंग्लिश के भी नाम लिखे जरूर साथ में, ठीक है ना। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूरेटर, मूत्रवाहिनियां। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में बात करेंगे हम किसकी, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करेंगे, स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक की बात करेंगे। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप में। कौन कौन से हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी कौन सी हो जाएंगी, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस को अगेन डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। क्यों, यदि इसकी आउटर लेयर में केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि केराटिन डिपॉजिट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड का केराटिन सब पता है क्या होते हैं, जो नेल में सब्सटेंस होता है, हेयर्स में होता है, वो क्या होता है, केराटिन होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक, यदि केराटिन प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी कौन सी हो जाएंगी, नॉन केराटिनाइज्ड
स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसमें समझते हैं, देखो हम मान लेते हैं क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की सबसे इनर लेयर जो होगी उसका शेप कैसा होगा, इनर लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की जो सेल होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की जो सेल होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, इनर लेयर ऑफ द सेल्स। ठीक, इनर लेयर ऑफ द सेल्स जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल इन नेचर। कैसा होता है, क्यूबॉइडल इन नेचर होता है। कैसा होता है, क्यूबॉइडल इन नेचर। क्यूबॉइडल इन नेचर में होता है। इनर लेयर ऑफ द सेल्स जो होती हैं क्यूबॉइडल लेयर्स होती है। अब क्यूबॉइडल लेयर्स क्यों होती है, इसे जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को क्या बोला था मैंने, जर्मिनल एपिथेलियम को बोला था कि नहीं। ठीक, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब एक जर्मिनेटिव लेयर क्यों बोला इसको, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे स्किन की आउटर लेयर मान लेते हैं, स्किन में भी क्या है, कंपाउंड है कि नहीं, आउटर लेयर डैमेज हो गई, वहां पास सेल की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं, तो सेल का रिक्वायरमेंट होगी तो सेल डिवीजन करके न्यू सेल का फॉर्मेशन कौन करेगा, इनर लेयर ही तो करेगी, तभी तो आउटर में बनेगी कि नहीं सर। तो ये जो होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं, जनन स्तर भी कहते हैं। क्या होता है, डिवीजन करके आउटर लेयर की सेल का फॉर्मेशन करती हैं, जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जर्मिनेटिव लेयर कौन सी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। जर्मिनेटिव लेयर क्यूबॉइडल इन नेचर होती है, और वो कौन सी होती है, इनर लेयर होती है। इसके बाद बीच की जो लेयर्स आएंगी, बीच की लेयर्स आएंगी, वो कैसी होंगी, उनका शेप जो होता है उन्हें क्या बोलेंगे हम, बीच की जितनी भी लेयर्स आएंगी उन्हें बोलेंगे इंटरमीडिएट लेयर या मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट लेयर मध्यवर्ती स्तर या मिडिल लेयर मध्य स्तर। ठीक, जो आउटर में होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, आउटर लेयर, बाहरी स्तर। जो मिडिल लेयर होती है उनका शेप जनरली कैसा होता है, ओवल शेप होता है, ओवल शेप होता है या पीयर शेप हो सकता है। ठीक, मिडिल लेयर की सेल जो होंगी उनका कोशिका जो होंगी मिडिल लेयर की, उनका शेप कैसा होगा, ओवल शेप होगा। अब आउटर लेयर का सेल का शेप इसमें कैसा होगा, सर्कल लाइक होगा, टाइल्स लाइक होगा कि नहीं, यस सर। इसमें क्यूब लाइक होगा कि नहीं, घन के आकार का, इसमें कॉलम शेप या पिलर लाइक होगा कि नहीं। आउटर लेयर की सेल का शेप जिस टाइप का होगा उस टाइप का एपिथेलियम होगा। समझ में आएगा कि नहीं, तीनों कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे इन लोगों से आज तक मैं पूछे गए हैं ना, पूछे जाएंगे। ठीक, अब यदि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में आउटर लेयर की स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में कैसी होंगी सेल्स, सल्क लाइक, ऐसी सल्क लाइक होंगी कि नहीं। अब इन लेयर्स में यदि केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा, केराटिन डिपॉजिट हो जाएगा तो सेल लिविंग रहेंगी या डेड हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे कि नहीं। यदि केराटिनाइज्ड होगा तो आउटर लेयर की सेल कैसी होंगी, डेड होंगी तो उसमें न्यूक्लियस होगा क्या, केंद्रक होगा क्या, नहीं होगा ना। जब निर्जीव होंगी तो उसमें केंद्रक भी नहीं होगा। मींस इनकी आउटर लेयर सेल्स कैसी होती हैं, आउटर लेयर सेल कैसी होती है, डेड होती है एंड निर्जीव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस विहीन होती है। कॉलमनार तो कहीं पर आया नहीं अभी तक, कौन सी कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड, इसका शेप नहीं आया अभी तक, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब इसमें नहीं आया। इसमें बेटा दूसरे में, अब मैंने एक एग्जांपल जस्ट लिया, ठीक है ना। यदि स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगी उसमें आउटर लेयर का शेप कैसा हो जाएगा, इसमें आउटर लेयर कैसी होंगी, आउटर लेयर कैसी होंगी, क्यूब लाइक हो जाएगी, घन के आकार की, क्यूब लाइक हो जाएगी। इसमें आउटर लेयर कैसी हो जाएंगी, पिलर लाइक हो जाएंगी या कॉलम लाइक हो जाएगी। सर ये आउटर भी हो सकती है, इनर भी हो सकती है। नहीं बेटा, आउटर लेयर की सेल की सेफ्टी, इनर तीनों में से, इनर
इनर मोस्ट और इंटरमीडिएट इन तीनों में सेम रहेगी, ठीक है ना। आउटर लेयर की सेल का शेप बदलेगा, एपिथेलियम का टाइप बदलेगा, इनका शेप कैसा हो जाएगा, पिलर शेप। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये बना लो डायग्राम। सर वो दोनों कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। हाँ वो दोनों कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? मैंने शॉर्ट में समझा दिया उस चीज को। फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं सर जी। जिसको हिंदी में, वैसे सारी शब्द की टर्मिनोलॉजी की हिंदी बता दी है मैंने, जिसको डाउट हो तो पूछ लेना। किरेटिनाइज्ड, किरेटिन युक्त, नॉन किरेटिनाइज्ड, किरेटिन विहीन, और आउटर लेयर बाहरी स्तर, डेड निर्जीव, नॉन लिवियस, केवल विहीन। ठीक। ओवल अंडाकार, पियर शेप मींस नाशपाती के आकार। लिख लिया? नो सर। एक पॉइंट पॉलीगोनल भी वर्ड देखने को मिल सकता है, आपको मैंने बताया पॉलीगोनल बहुभुजी। देखिए आगे चले। अब देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं। इसमें केराटिन डिपॉजिट है। आपने स्किन की बात करें तो स्किन में प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? यस सर। स्किन में केराटिन भी होता है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कौन सा हो जाएगा एपिथेलियम? यही होगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस का कौन सा? केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड वाला पार्ट। तो इसमें पहला एग्जांपल लिख लो। केराटिनाइज्ड में लिख लो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, त्वचा की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। केराटिनाइज्ड में क्या एग्जांपल आ जाएगा? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इसके अलावा
हॉर्न में देखने को मिल सकता है, हॉर्न में, सींग में, स्केल्स में, लेकिन ये एग्जांपल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्योंकि ह्यूमन में सींग तो होती नहीं है। ठीक, किसी में है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। किसी में सींग है क्या? नो सर। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक, कुछ होते हैं लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग, उसमें वो डिसअपीयर होती है, रेसेसिव फॉर्म में होती है, दिखती नहीं है बस। नॉन केराटिनॉइड्स की बात करें तो इनका काम भी क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक, अब मैंने बताया था फूड अपना कैसा होता है? हार्ड सब्सटेंस होता Yes, है। sir. हार्ड सब्सटेंस होता है, माउथ, बगल कैविटी, सब पार्ट में प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? Yes, sir. प्रोटेक्शन चाहिए तो कंपाउंड एपिथेलियम होगी। तो कंपाउंड की कौन सी होती है? नॉन केराटिनॉइड। नॉन केराटिनॉइड्स। तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, माउथ टू इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस में भी पूरी तरह से फूड जो होता है लुब्रिकेट नहीं होता है। ठीक, तो माउथ टू इसोफेगस कौन सी एपिथेलियम होंगी? नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। माउथ टू इसोफेगस मींस माउथ से इसोफेगस के बीच में जितने पार्ट आएंगे, कौन कौन से पार्ट आते हैं मैंने बताया था। माउथ, फिर बकल कैविटी, ओरल कैविटी, मुखगुहा, फिर फेरिंक्स, फिर इसोफेगस। इन सब में क्या होगा? नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद इसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? स्टमक। स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी एपिथेलियम थी? सर वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। याद रहेगी कि नहीं? यस सर। ठीक, इसके अलावा और कहाँ होती हैं? मैंने बताया था फीकस। Yes, sir. रिलीज किस पार्ट से होता है? एनस। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस तक। लार्ज इंटेस्टाइन में तो बेटा वो है ना सिंपल कॉलम। हाँ मतलब उसके बाद से तो एनस में क्या हो जाएगी? एनस में भी प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि फीकस जो होता है हार्ड हो जाता है। ठीक, वहां पास भी क्या होगी? नॉन केराटिनॉइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा आपने क्या? गुदा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना। वेजाइना में भी क्या होती है? मेरे क्वेश्चन था डीपीएस। वेजाइना में भी होती है नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट क्या होती है? वेजाइना। ठीक, उसमें भी क्या होती है? नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा और कंजक्टाइवा या कॉर्निया ऑफ आई में भी एग्जांपल देखने को मिल सकता, बट वो पूछा नहीं गया। यदि पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, या तो ये वाला। ये को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बाकी यहाँ वगैरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, नॉन केराटिनॉइड कहाँ कहाँ होंगी? माउथ टू इसोफेगस, मुंह से ग्रेसिका तक, एनस, वेजाइना, इन सब में होती हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं किसकी? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथियों का सिक्रेटरी पार्ट जो स्त्रावित करता है वो कौन बनाता है? सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मेमरी ग्लैंड का, स्तन ग्रंथियों का एग्जांपल लेते हैं। स्तन ग्रंथियों का जो एल्वुलाई वाला पार्ट होता है जो कि सिक्रीट करता है मिल्क का स्त्रावण करता है, वो कौन बनाता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन यदि बात करें ग्लैंड का डक्ट वाला पार्ट, जो डक्ट होती है, वाहिनियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं ग्लैंड्स की, उनका कौन बनाता है? डक्ट वाला पार्ट? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एपिग्लोटिस में एंड लैरिंक्स। एपिग्लोटिस एंड लैरिंक्स। और ये कहां हो जाएंगी? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब कौन सी ग्लैंड्स हो सकती है? मेमरी ग्लैंड्स हो सकती है, स्वेट ग्लैंड्स हो सकती है, सीबेसियस ग्लैंड्स हो सकती हैं। तो ग्लैंड्स का डक्ट वाला पार्ट कौन बनाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिक्रेशन सिंपल करवाता है लेकिन बनाता ये है। सिक्रीशन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम करवाएगा। मेमरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब किस में आ जाएंगी? इसका डक्ट वाला पार्ट कौन बनाएगा? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डक्ट मतलब वाहिनियां, नलिकाएं, जो सेक्रेटरी, ये एल्वुलाई हो गया। अब इससे जो पाइप निकलेगी उसे क्या बोलेंगे? डक्ट ही बोलेंगे ना। वाहिनियां, नलिकाएं, जो ले जाएगा, कैरी करेगा, पाइप जैसा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ एपिथेलियल टिश्यू का खत्म हो जाता है। बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है टिश्यू में, उसकी बात करते हैं। यहां तक क्लियर सभी ने?
एपिग्लोटिस को इंग्लिश में पूछो। एपिग्लोटिस का ढक्कन बोलते हैं, उसका ढक्कन है ट्रैकिया। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन होगा उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या करेगा ये? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। ठीक, अब बात करते हैं ग्लैंड्स की, ग्रंथियों की बात करते हैं। तो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू की कुछ सेल्स जो होती हैं, कुछ सेल्स क्या होती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं और केमिकल्स का सिक्रीशन करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। यस सर। अब केमिकल्स में वो मिल्क हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, स्वेट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो कुछ ग्लैंड्स क्या करती हैं? मॉडिफाई होकर केमिकल्स का सिक्रीशन करती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लैंड, ग्रंथियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स के टाइप पढ़ेंगे, ग्रंथियों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स। कोशिकाओं की संख्या के बेस पर ग्लैंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। यदि सिंगल सेल से कोशिका, सिंगल सेल से ग्लैंड बनी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ग्लैंड। यदि एक से ज्यादा सेल से बनी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंड, बहुकोशिकीय ग्रंथियां। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। किस बेस पर? नंबर ऑफ दी सेल्स के बेसिस पर। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर इसमें ग्लैंड्स कितनी टाइप की हो जाएंगी? टू टाइप की। कौन कौन सी? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एक कोशिकीय ग्रंथियां, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, बहुकोशिकीय ग्रंथियां। यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स मींस एक सेल सिंगल सेल से, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स मींस बहुत सारी सेल से या एक से ज्यादा सेल से बनी हुई ग्रंथियां। अब इसके एग्जांपल पूछे जा चुके भैया। एनसीईआरटी में क्या कह दिया? पढ़ा किसी ने? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल किस में आती है? यूनिसेलुलर में या मल्टी सेलुलर में? यूनिसेलुलर। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर में हो जाएगी। और एनसीईआरटी के अदर एग्जांपल किसी ने पढ़े? मल्टी सेलुलर के शायद इसमें सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड्स और लूनर ग्लैंड्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड किस में आएंगी? मल्टी सेलुलर में आएंगी। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी क्या? यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की? नो सर। यूनिसेलुलर मींस यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मींस कोशिका, मल्टी मींस बहुत सारे, सेलुलर मींस कोशिका। तो जो बहुत सारी कोशिकाओं से ग्लैंड्स बनी होंगी उसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। जो एक कोशिकाओं से बनी होंगी उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स कैसे होती है? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर होती है। कैसे होती है? ग्लैंड्स का ये लिख ले, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या मॉडिफिकेशन Definition लिखना है? हाँ, ग्लैंड्स भी लिख लेते हैं। लिख लो, बोल देता हूँ। A cell or group of cells, इसमें स्लाइड। a cell or a group of cells, a cell or group of cells which secrete chemical substance are called glands. हिंदी में लिखना, विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली एक कोशिका या कोशिका का समूह, स्रावित करने वाली एक कोशिका या एक कोशिका का समूह ग्रंथ कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो। ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सभी ग्रंथियां एपिथेलियल टिश्यू से, सभी ग्रंथियां उत्तराउदर से
कला ऊतक से बनी होती हैं। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट और मैं पूछूं, यदि ग्लैंड्स के ओरिजिन की बात करूं, इसका 30 जर्मिनल लेयर्स होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से होगा। तीनों से होगा। क्या होगा? एपिथेलियम तीनों से होता है। तीनों जर्मिनल लेयर से हाँ। 3 जनन स्तर होती है बच्चों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक, तो जो एपिथेलियल होता है वो तीनों जनन स्तर से ओरिजिनेट होता है। अब ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है? एपिथेलियल का। तो ग्लैंड्स भी तीनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होंगे कि नहीं? ये पॉइंट पे लिख लो। Glands can be originate. Gland can be originate from all three germinal layers. ग्रंथियां तीनों जनन स्तर से, ग्रंथियों की उत्पत्ति तीनों जनन स्तर से हो सकती है। ग्रंथियों की उत्पत्ति तीनों जनन स्तर से हो सकती है। इसमें और एग्जांपल लिख लो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में। एनसीईआरटी में तो ये दो दिए हैं, इसके अलावा मैं और बता देता हूं। डाइजेशन में पढ़ेंगे ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ब्रूनर ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं। सलाइवी ग्लैंड लाल ग्रंथियां हैं, ठीक। ब्रूनर ग्लैंड, ठीक, ये भी कैसी आती है? मल्टी सेलुलर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये सब किसमें आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं। पित्ताशय, सब किसमें आते हैं? मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में क्या है? गॉबलेट सेल्स। एक और लिख लो, डाइजेशन में पढ़ोगे, पैनेथ सेल, पैनेथ कोशिकाएं, ठीक। पैनेथ सेल, पैनेथ कोशिकाएं, ठीक। क्या होता है सर? ब्रूनर को ब्रूनर ही बोलते हैं बेटा, नाम नहीं। दूसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ग्लैंड्स का। पहला क्या होगा? नंबर ऑफ द सेल्स के बेसिस पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन। स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियों के प्रकार। स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियों के प्रकार। किसी को पता है क्या? एंडोक्राइन 10th 11th में दोनों में पढ़ा है। जो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक और होती है एनसीईआरटी में नहीं हो। मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मेसोक्राइन या मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, या इन्हीं को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथियां, हेटेरोक्राइन ग्रंथियां, ठीक। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, इसमें क्या होते हैं? इनके सिक्रीशन जो होते हैं डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, मींस नलिकाओं के थ्रू रिलीज होते हैं। जबकि एंडोक्राइन के जो होते हैं ब्लड में डायरेक्ट, जो होते हैं डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, ठीक। मींस ये डक्टलेस ग्लैंड है और ये डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, ठीक। और इसके बाद बात करें, इसका सिक्रीशन क्या होता है? हार्मोन होता है। इनका सिक्रीशन क्या होता है? हार्मोन होता है। इनका हार्मोन के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या? इनका हार्मोन के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे एंजाइम हो, स्वेट हो, सलाइवा हो, कुछ भी हो सकता है। इनका क्या हो जाएगा? सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन हो जाएगा मिल्क,
एंजाइम, स्वेट, ये सब मीन्स अदर देन हार्मोन कोई भी सब्सटेंस वो किसके थ्रू रिलीज होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू क्या रिलीज होंगे? हार्मोन। और मिक्स ग्लैंड के थ्रू क्या रिलीज होंगे? हार्मोन प्लस अदर सब्सटेंस मीन्स एंजाइम भी रिलीज होंगे। मीन्स हार्मोन प्लस एंजाइम कौन रिलीज करेगा? मिक्स ग्लैंड। हार्मोन प्लस एंजाइम कौन रिलीज करेगा? मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी? अदर देन हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन। और इसमें मिक्स ग्लैंड जो होती हैं ये हार्मोन प्लस एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को ब्रैकेट में लिख लेना। नलिका युक्त ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को लिख लेना डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथियां। अब एग्जाम्पल मुझे कोई बताएगा तीनों के? एग्जाम्पल किसी को पता है? सर हार्मोन में एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल, एंडोक्राइन में एड्रिनल ग्लैंड सही है। और सर सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगी एक्सोक्राइन में। सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन में आएगी। और मिक्स ग्लैंड पेनक्रियाटिक। मिक्स ग्लैंड में पैंक्रियास। मिक्स ग्लैंड में लिखना एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में लिखना पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं शायद अग्नाशय। पैंक्रियाज। दूसरा और एग्जांपल एक और है सर मिक्स्ड का। हाँ लीवर नहीं, किसी को पता है पैंक्रियाज का अलावा दूसरा एग्जांपल बताओ जल्दी। टेस्टिस, ओवरी। टेस्टिस और ओवरी मींस गोनेड्स, ये दोनों क्या करते हैं? हार्मोन भी करते हैं, दोनों रिलीज करते हैं। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल देख लो गोनेड्स, जनन अंग, जिसमें क्या आ जाएंगे? टेस्टिस और ओवरी। गोनेड्स ब्रैकेट में लिख लेना टेस्टिस एंड ओवरी। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है? एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल देख लो, सलाइवरी ग्लैंड, ड्रोनर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, ये सब किसमें आ जाएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, हाँ, गॉबलेट सेल, ड्रोनर ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स एंजाइम मिल्क इन सबका सिक्रीशन करेंगे। मेमरी ग्लैंड, ये सब किसमें आएंगे? एक्सोक्राइन में आएंगे। एंडोक्राइन में क्या आ जाएंगे? हार्मोन सिक्रीशन करने वाले। हार्मोन में क्या करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब किसमें आएंगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, हम एंडोक्राइनोलॉजी जब पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसमें और डिटेल में देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। सर गॉबलेट सेल का वर्क क्या रहता है? गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, लुब्रिकेटिंग में हेल्प करती हैं, डाइजेशन में देखेंगे। एक्सोक्राइन। गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। म्यूकस क्या हार्मोन है क्या? नहीं है। तो किसमें आएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक, तो ये क्या हो गए? ग्लैंड्स के एग्जांपल टाइप हो गए। एक और टाइप होता है, वो सिक्रीशन के बेस पर होता है। लॉस आपको कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, एनसीईआरटी में नहीं दिया। होलोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड या एक्राइन ग्लैंड, मैं उसको बता देता हूँ, लिखाता नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पूछा नहीं है आज तक किसी एग्जाम में। होलोक्राइन ग्लैंड्स मतलब सेल क्या करती है? मान लेते हैं कोई सेल है, तो सेल पूरी की पूरी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। वो सेल लॉस होकर उनका साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है, वो सेल दोबारा सिक्रीट नहीं करती है। दूसरा कौन सा बताया मैंने? होलोक्राइन के बाद एपोक्राइन ग्लैंड, और एक एक्राइन ग्लैंड या उसी को क्या बोलते हैं? मीरोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? पार्शियल लॉस होता है। क्या होता है? पार्शियल लॉस होता है। एक्राइन ग्लैंड में होता है सेल बिल्कुल भी लॉस नहीं होती है, उसमें क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू रिलीज होता है सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस। ये तीन टाइप है। यदि कहीं पूछ लिया यार, मैं वैसे पूछेगा तो नहीं, तो इसी के साथ ग्लैंड्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू की डीपीएस पूरी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना? थैंक यू। और सर पेरिडीपीएस पूरी इसी पे है ना?